Today we are going to another interesting aspect of crystal physics, that is crystal diffraction of X-ray by crystal. Okay, so this experiment is very important experiment as because of this we can identify the crystal structure of any unknown crystal, है ना। हम किसी भी क्रिस्टल अननोन क्रिस्टल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं इस एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से, है ना। तो आज हम दो तरीके के इसमें मेथड है, आपके टेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें से वन इज लॉबे इक्वेशन एंड अदर इज ब्रैग्स लॉ। ओके, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस द लॉबे इक्वेशन। हम डिटरमाइन करेंगे लॉबे इक्वेशन और इससे कैसे एक्सरे को किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, आपने डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑलरेडी सेकेंड ईयर में बहुत रिग्रेसली पढ़ा होगा। इसके हमने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट कैसे किए हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रेटिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना। यहाँ पर दिस इज ऑप्टिकल ग्रेटिंग, ठीक है। यहाँ से आपने चूंकि यहाँ पर मैंने वाइट लाइट से किया है तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी लैम्प लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज अ लैम्प, ठीक है। लाइट इज कमिंग आउट ऑफ दिस, ओके। जब ये ग्रेटिंग पे फॉल होता है, सो बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन यू विल हैव डिफरेंट कलर सेपरेटेड बाय ईच अदर, है ना। क्योंकि वाइट लाइट यूज किया है, यदि मान लिया आपने सोडियम लैम्प किया होता है जिसको कि हम लेबोरेटरी मोनोक्रोमेटिक सोर्स कह सकते हैं, यदि वो किया होता तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ सेकेंड ऑर्डर और इसी तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको उसके फ्रिंजेस दिखती है ना। या स्लिट दिखती है ना, यदि स्लिट डिफ्रैक्टोमीटर से देखते हैं तो स्लिट दिखती है, ठीक है। सो ये बीएससी में हमने डिफ्रैक्शन किया था। इसी तरीके से एक आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, है ना। इसमें भी अल्टीमेटली ये जो दो स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद जो फ्रिंजेस रहती हैं दे इंटरफेयर टू ईच अदर एंड मेक ए इंटरफेरेंस पैटर्न ओवर हियर, है ना, जो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती है। सो ये एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो आपने सेकेंड ईयर में किया, है ना। और ये एक सिंपल ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट है, ये भी आपने सेकेंड ईयर में किया। इसके साथ साथ आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, सेकेंड ईयर में ही किया था, जब टेलीस्कोप की आपने वो निकाला था रिजॉल्विंग पावर, है ना। उस समय आपने एक ग्रेटिंग नुमा, है ना, टू डायमेंशनल ग्रेटिंग, इस तरीके की जाली ले जाली नुमा स्लिट थी, ग्रिड थी, है ना। और इस ग्रिड से हमने देखा था कि कैसे हम किसी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन की ये जो दो तीन मैंने बातें बताई हैं, ऑलमोस्ट यही बेसिक्स है इसका भी, है ना। बट यहाँ सोर्स थोड़ा सा हमने अलग किया है, ठीक है। यदि आप देखें तो ग्रेटिंग ग्रेटिंग में आपने देखा था, ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट कितना था, इट इज फ्यू माइक्रोन ओनली, है ना, फ्यू माइक्रोन था। तो और जो लाइट की वेवलेंथ है वो उसी ऑर्डर की थी, तो वहां पर आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिल जाता था। अब यहाँ पर यदि आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन करना है तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है ना। एक्सरे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि आप किसी टारगेट पे फॉल करते हैं, so because of this high energetic electrons, okay, you can knock out the inner core of electrons, है ना, from the target, and by this way you will have a x-rays from the I mean emerging out from the टारगेट मटेरियल, ओके। सो इस तरीके से हम एक्सरे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि लेबोरेटरी मेथड नहीं कहलाता है। इसमें हम जानते हैं कि एवरी एक्सलरेटिंग चार्ज रेडिए जो चार्ज पार्टिकल है, इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। जैसे कि आपका ये एक्सलरेटर वगैरह है ना, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स है, वहां पर भी एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द डिफरेंट मेथड, है ना। एक तो एटॉमिक मेथड हो गया, एटम जो एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके, और दूसरा
चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करके भी हम एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सरे है इसका वेवलेंथ होता है बहुत छोटा, आई मीन फ्यू एंगस्ट्रॉम ओनली, फॉर एग्जांपल 2 to 3 एंगस्ट्रॉम यदि है वेवलेंथ, और जो क्रिस्टल स्पेसिंग है वो भी कितनी होती है, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम की। तो यहाँ पर हम एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल में देख सकते हैं लेकिन ग्रेटिंग में नहीं देख सकते। क्यों? ग्रेटिंग के लिए ये जो अपर्चर है बहुत बड़ा है ना। उदाहरण के तौर पर आपके पास कोई एक आई मीन बहुत छोटा सा इंसेक्ट, मान लिया मच्छर है ना, यदि हमारे पास खिड़की की जो ग्रिड है वो इतनी बड़ी है ना, इंसेक्ट्स जो है वो छोटा सा है, तो बहुत आसानी से इसमें से पास हो जाएगा है ना, विदाउट डिफ्रैक्टिंग। लेकिन यदि हम इस ग्रिड को और छोटा कर दें तो अब ये जो इंसेक्ट्स है इसके स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमेशा डिफ्रैक्शन आपको इक्वल इक्वल फुट पे मिलेगा, मतलब जो अपर्चर है उसकी साइज और जो डिफ्रैक्टिंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो वेव है ना, उसकी साइज, बोथ आर ऑन द सेम फुट, तभी आप डिफ्रैक्शन देख सकते हैं ना। नहीं तो अपर्चर बहुत बड़ा है और आपका जो डिफ्रैक्टिंग पार्टिकल है वो छोटा, तो वो वैसे ही पास हो जाएगा, सो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफ्रैक्शन की कम हो जाएगी, है ना। इसलिए हम एक्सरे बहुत छोटा है, और जो आपका ऑप्टिकल ग्रेटिंग आप बीएससी में यूज करते हो उसका अपर्चर बहुत बड़ा, तो वहां आप एक्सरे से डिफ्रैक्शन देख नहीं सकते। इसी तरीके से क्रिस्टल क्रिस्टल में जो अपर्चर है वो फ्यू एंगस्ट्रॉम का है, उस जो ग्रेटिंग एलिमेंट जो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो वहां पर आप ऑप्टिकल जो आपका सोर्स है उससे आप उसमें डिफ्रैक्शन नहीं देख सकते है ना। तो ये दोनों चीजें एक ही फुट पे होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट a diffraction from anything. Okay. नाउ यहाँ पर और देखते हैं क्रिस्टल से हम किस तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन देख सकते हैं। ये वन डायमेंशनल ग्रेटिंग है ना, जो आपकी ऑप्टिकल ग्रेटिंग है उस तरीके से। ठीक है, अब यदि मैंने इसको और 2 डायमेंशनल बनाने के लिए मैंने इसमें ग्रिड और लगा लिया, सो यू विल थिंक लाइक दिस, है ना। और यदि मैंने इसको 3 डायमेंशनली कर लिया तो आप देखेंगे कि बिल्कुल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसा ये ऑप्टिकल ग्रेटिंग, जो आपकी सिंपल ऑप्टिकल ग्रेटिंग थी, अब ये आपकी एटॉमिक ग्रेटिंग यहाँ पर बन जाएगा, है ना। सो हियर यू विल हैव ए एटॉमिक ग्रेटिंग फॉर द डिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ये दोनों बिल्कुल एनालॉगस है, जो आपका ऑप्टिकल ग्रेटिंग हो या आपका क्रिस्टल ग्रेटिंग हो, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बस फर्क इनकी जो 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 ग्रेटिंग एलिमेंट था, या जिसको कि हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहा था, ये बहुत बड़ा था, और जबकि यहाँ पर क्रिस्टल के केस में ये ग्रेटिंग जो एलिमेंट है डी वैल्यू डी एच के एल, ये बहुत छोटा है ना। तो यही अंतर है, इसलिए यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं होगा। यदि आप देखें तो क्रिस्टल में किस तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा। तो दीज आर द लैटिस प्लेन, ऑलरेडी हमने रिगरसली पहले लैटिस प्लेन डिस्कस कर लिया है। ये इनकमिंग एक्सरे है, यहाँ से डिफ्रैक्ट हुआ और डिफ्रैक्शन के बाद ये आउटगोइंग डिफ्रैक्टेड एक्सरे है ना। सो हियर यू विल हैव अ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये सब अवधारणा को अब हम मैथमेटिकली भी डिड्यूस करेंगे कि हम कैसे हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि क्या एक मैथमेटिकल फार्मूला होगा इस एक्सरे को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विथ दिस। ओके, सो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, पहले हम लॉबेज इक्वेशंस निकालेंगे, है ना। लॉबेज इक्वेशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन, सो आई थिंक इट इज देयर, नहीं लिखा है ना। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे लॉबे इक्वेशन, लॉबेज इक्वेशन। फर्स्ट वी विल डिड्यूस द लॉबेज इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम मान लिया हमारे पास ये 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। ठीक है, सो दिस इज वन रे ऑफ एक्सरे एंड दिस इज अनदर रे ऑफ, दिस इज N0, copper N0, ठीक है, and this is our plane. You can put this as a P and this is O, right, and this is after X, scattered X-ray, है ना. So this is, and let us say this is the direction and copper. If I
put here the perpendicular. So PB is this, and this is and let's say this is A. So this is incoming X-ray and this is outgoing. Okay. So here we have considered a parallel monochromatic X-ray beam incident on two atoms O and P of a crystal at a separation R. The separation is R. Okay. Now, in this figure, deflected as a parallel beam after deflection in direction. Here we assume that the effect of atom is only to change the direction of X-ray. है ना? O is the incident wavefront on the atom O, and P the diffraction wavefront is PB. है ना? If N0 kappa and N kappa are the representative the unit vector of the incident and diffracted direction, then the path difference between the X-ray from the point O and P can be written. Okay, actually what is this? OA is the incident wavefront, है ना, and PB is the scattered wavefront. Wavefront क्या होता है? Wavefront हमने पढ़ा था, 12th में ही पढ़ा था. Wavefront वो एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर प्लेन होता है जिस पर ये माना जाता है कि ऑल द वेवलेट्स और इन द सेम फेस, है ना. सेम फेस का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक वेव ये बनाया, ठीक है, एक वेव बनाया, ये दूसरा वेव ये बनाया, है ना. तो इसमें टर्फ जो इस तरीके से आ रहे हैं, ये जो ये एक जैसे हैं, तो ऑल आर इन द सेम फेस. तो आप कह सकते हैं ओ ए इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, जहां पर जितने भी वेवलेट्स है सेकेंडरी वेवलेट्स आर इन द सेम फेज. ठीक है. इसी तरीके से पी वी इज स्कैटर्ड वेव फ्रंट, जहां पर सभी वेवलेट्स एक सेम फेज में है ना. ये फेज समझने के लिए आपने देखा होगा कि जब हम 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जो परेड देखते हैं, तो उसमें जितने भी जो ट्रूप जो सोल्जर वगैरह हैं वो बिल्कुल एक ले में चलते हुए, जब उनका लेफ्ट है तो लेफ्ट पैर ही आगे बढ़ रहा है, राइट है तो राइट पैर, है ना. सो दैट मीन्स ऑल आर सिंक्रोनस इन द सेम फैशन. सो हम कह सकते हैं कि वो एक जैसे फेज में है. ठीक है. डिफ्रैक्शन फिनोमेना में हमने सेकेंड ईयर में ये निकाला था कि सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालते थे, है ना. पार्ट डिफरेंस निकाल के इसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते थे 2y/λ से. ठीक है. और फिर इसको फेज डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव जो कंडीशन है उसके इक्विवेलेंट हम कर देते थे. तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं. सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे. पार्ट डिफरेंस के बाद फिर हम इसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसमें कंस्ट्रक्टिव की वो लगाएंगे. अब आप देखें, ओ ए ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक डिस्टेंस ट्रेवल किया ए पी. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो देर इज ए सर्टेन डिफरेंस ऑफ द पाथ. तो यही हम पाथ डिफरेंस यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे. सो द पाथ डिफरेंस डेल्टा इज ए पी माइनस ओ बी. ठीक है. दिस ए पी माइनस ओ बी, है ना. सो हम इसको लिख सकते हैं. बट ए पी क्या है? ए पी projection of R. AP is the projection of the vector R, है ना. projection of vector R on N0. N0 is the incident. ठीक है. So I can write this R dot N0. ठीक है. इसी तरीके से OB क्या है? OB is again projection of the vector R on N. Okay. So I can write R on N kappa. ठीक है. So this can be written as R dot N kappa. ठीक है. अब ये दोनों वैल्यूज में AP और OB की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ. सो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा विल बी R dot N0 kappa minus R dot N kappa.
एन कपा। ओके, ठीक है। सो एज पर द डॉट प्रोडक्ट कंडीशन मैं इसको आर को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो इनर साइड यू विल गेट एन जीरो कॉपा माइनस एन, है ना, ठीक है। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस कंडीशन। नाउ since n0 and n are the unit vectors in the various direction, one is in the incident and the other is the diffraction, so I can put this r dot capital N, है ना। so capital N क्या है, it is just a difference of the two direction in vector form, ठीक है। so delta will be r dot n, ओके। so ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम एक बार पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, पार्ट डिफरेंस निकालने के बाद हम इससे फेज डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। कंडीशन क्या होती है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, है ना। सो दिस फेज डिफरेंस फाई, दिस कैन बी 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड पाथ डिफरेंस इज डेल्टा, है ना। अब डेल्टा आपका ऑलरेडी आ गया है तो हम इसको रख दें, क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, आर डॉट एन, ठीक है। सो दिस इज पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस, है ना। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहला हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालने के बाद फिर हम इसको कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस को फुलफिल कराएंगे, है ना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन क्या होगी, ओके, लेट मी फर्स्ट रीड द टेक्स्ट बुक definition for this. But for the intensity of X-ray diffracted in the direction of unit vector n to be maximum, है ना, for the constructive interference के लिए, it is essential the phase difference between X-ray diffracted from each atoms of the crystal in the direction is an integral multiple of 2 पाई, है ना। 2 पाई का यदि इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ही जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस वहां पर हमको देखने को मिलेगा, दैट मींस डिफ्रैक्शन पीक हमको वहां पर मिलेगा। इफ ए बी सी आर द प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ द क्रिस्टल, देन द कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन कंडीशन क्या हो जाएगी, फाई ए, तीनों डायरेक्शन के लिए अलग हो जाएगी, फाई ए विल बी 2 पाई लैम्डा, है ना। यही जो कंडीशन थी दिस आर एन, है ना। अब आर की जगह हमारा क्या है, यहाँ पर ए है, हमने ए डायरेक्शन में देखा है, दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन, सो आई कैन राइट ए इंस्टेड ऑफ आर, है ना। एंड दिस विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई और एच, है ना, एच इज द मिलर इंडाइसेस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आई कैन राइट फाई बी, है ना, फेज डिफरेंस इन 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, and here this is b, so b dot n, okay, so this will be 2 pi, h हो गया है, now k, so this will be k. Similarly I can write the third equation, this is phi c will be 2 pi upon lambda, okay, b की जगह यहाँ पर c हो जाएगा, so this will be, I mean I have just written these equation in a cyclic order, है ना, k के बाद l आएगा, है ना। so here these are the 3 equations. now if the angle between n0 and n is 2 theta, यदि हम 2 थीटा ले, so उस केस में जो n है, n वेक्टर, दिस कैन बी रिटर्न एज, हम ये n को यदि हम डिटरमाइन करना चाहें तो क्या होगा, n विल बी mod of n0 कॉपर माइनस n कॉपर, ठीक है। सो
इफ देयर इज एंगल बिटवीन एन जीरो एंड एन इज टू थीटा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन। यदि एंगल बहुत छोटा है उस केस में दिस विल बी 1 × 2 थीटा। ओके, सो इस टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन आई कैन राइट साइन थीटा एज थीटा। तो थीटा की जगह भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो 2 साइन थीटा है ना। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना। सो उस केस में थीटा जो है वो साइन थीटा लिख सकते हैं या साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। सो बाई दिस वे आई हैव रिटन दिस। सो ए डॉट एन क्या हो जाएगा, ए डॉट हो जाएगा, ए डॉट एन विल बी ए डॉट एन, हमको यही निकालना है, तो दिस इज मॉड ऑफ ए, है ना। एंड प्रोजेक्शन, एन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑन ए, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ एन, कैपिटल एन ऑन ए डायरेक्शन में है, सो ए, इस पर प्रोजेक्शन लिखना। सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज लाइक ए, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसका तो ए ही आ जाएगा, है ना। इसका जो आ जाएगा तो एन का क्या होगा, 2 साइन थीटा, है ना। 2 साइन थीटा एन, और जो प्रोजेक्शन ऑन ए हो जाएगा वो उसका जो कोसाइन है वो अल्फा हो जाएगा, है ना। सो यू कैन राइट ट्वाइस ए अल्फा साइन थीटा, है ना। सिमिलरली आई कैन राइट, दिस इज ए डॉट एन था, आई कैन राइट बी डॉट एन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी, अल्फा की जगह जो इंडाइसिस है वो बीटा आ जाएगा, कोसाइन बीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से आई कैन राइट सी कैपिटल एन, है ना। सो दिस विल बी अगेन ट्वाइस सी गामा साइन थीटा, है ना। ये जो अल्फा बीटा गामा या ए बी सी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल, है ना। उसकी आर्म ए बी सी है और उनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा बीटा गामा है ना। सो दीज आर नॉट डिफरेंट क्वांटिटीज, ये हमने कहीं और से नहीं ली है, ये हमारे यूनिट सेल हमने पिछली क्लासेस में डिफाइन किया था इस तरीके से, है ना। इस यूनिट सेल के जो 3 जो डायमेंशन है ना, एक तो ए बी सी, है ना। ए के सामने वाला अल्फा होता है, बी के सामने वाला बीटा होता है, सी के सामने वाला गामा होता है। सो दीज आर द इंडाइसेस ऑफ ए यूनिट सेल, है ना। सो यदि आप इसको जो पहले की जो कंडीशन है जो ऑलरेडी हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है, इन कंडीशन से ये जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, ये लिखी हुई है, अब हम इनमें ए एन बी एन और सी एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि यहाँ पर आई हुई है ना। सो द फाइनल रिजल्ट्स विल बी, फाइनली क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 2 ए अल्फा अल्फा साइन थीटा विल बी एच लैम्डा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन होगी ट्वाइस बी बीटा साइन थीटा is k lambda, and third is twice c gamma sin theta is l lambda. These equations are known as a Lawes equation, है ना। These equations are known as a Lawes equation. ये सवाल परीक्षा में आपको आता है एनुअल एग्जामिनेशन में कि डिटरमाइन स्टेब्लिश द लॉवेज इक्वेशन, तो आपको यहाँ तक इनको करना है। फिर इसके बाद ये तो मैथमेटिकली आ गई है इक्वेशंस, है ना। 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, okay. So these equations we have determined mathematically. Now experimentally if you perform the experiment then what will be the situation, यदि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे
तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सो वी कैन लुक ओवर हियर, दिस इज एक्सपेरिमेंटल पैटर्न। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज एक्सरे ट्यूब, हियर टू स्लिट्स S1 एंड S2 है ना, कॉलीमेटेड करने के लिए दो स्लिट्स का यूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जेडएनएस का, मान लिया जेडएनएस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया, क्रिस्टल लिया जिसका क्रिस्टल डिटरमाइन करना है, वो सैंपल लिया, और ये यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लिया। ठीक है, जब आप एक्सरे ट्यूब को शाइन करोगे, ठीक है, ये इस क्रिस्टल से पास होते हुए यहाँ पर आपको नहीं, सो यू विल गेट सम लॉबे पैटर्न ओवर हियर। आपको जो है वो लॉबे पैटर्न्स इन द सर्कल के रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल जाएगा। उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से, देखिए ये तो सेंट्रल रिंग है, फिर उसके बाद जो डिफ्रैक्शन होने के बाद आपको ये अलग अलग रिंग पैटर्न में आपको स्पॉट मिल रहे हैं। ये स्पॉट वही स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस फुलफिल हो रही है और एक्सरे वहाँ पर जाके आपको पॉइंट मिल रहा है ना। सो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इस तरीके के फोटोग्राफिक प्लेट पे किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक्सरे ले लेते हैं। फिर अब हम इसकी जो रिंग्स हैं इनमें HKL वैल्यू को से हम डिटरमाइन करते हैं, और फिर उसके बाद ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये FCC है, BCC है, सिंपल क्यूबिक है या रोम्बोहेड्रल है ना। सब तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंटली जो डेटा है उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग मेथड्स हैं, है ना। सो वन ऑफ देम वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ।